अब जल आपदा। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पता नहीं इस साल आपदाओं से मुक्ति कब मिलेगी। अभी कोरोना का आपदा चल ही रहा था कि अब जल आपदा आ गई, जिसकी मार देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ी है। सिस्टम पानी पानी हो गया। उसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सिस्टम बदलेगा इसकी उम्मीद करना बेमानी है। हां, अंडरपास, सड़कें, गलियां, सब कुछ जलमग्न होने से दिल्ली में बर्बादी का मंजर साफ साफ देखा जा सकता है। एक नाले में झुग्गी के मकान बहने लगे तो कहीं मौत दूसरे रूप में अपना तांडव दिखाने लगी। देखिए, दिल्ली इस बारिश में जी भरकर नहा पाती, गर्मी और उमस की तपिश से निजात पा सकती, ठंडी ठंडी हवाओं में जी भरकर सांस ले सकती कि कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली बहने लगी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है? ऐसा लग रहा है मानो सुनामी समंदर की लहरों को छोड़ दिल्ली में बारिश की बूंदों पर सवार हो गई और उसने इस सड़क को तोड़ते नाले में सब कुछ बहा ले जाने की ठान ली। ये दिल्ली का अन्ना नगर झुग्गी वाला इलाका है, जहां ये झुग्गी, इसके मकान नाले के पानी के साथ बह गए। गनीमत मनाइए कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन बर्बादियों का ये मंजर खौफजदा करने के लिए काफी है। सुबह बारिश हुई थी। ये WHO का ऑफिस है जो खुदा हुआ है, उसमें काम चल रहा है। नाला एकदम भर गया था। नाला भरने की वजह से घर में भी पानी भरा हुआ था। जब वो पानी का बहाव नाल उस तरफ WHO की तरफ को कट गया तो क्या कहते हैं, हमारे मकान भी गिर गए। पर हम लोग बच पाए, बाकी कुछ भी नहीं बचा हमारा, सब कुछ दब गया उसमें। WHO में पानी भरने की वजह से हमारे घरों में बहाव इतनी तेज था, उसी की वजह से हमारी नींव में पानी गया और हमारे घर गिर गए और हमारे पास अब इस टाइम कुछ भी नहीं बचा। अन्ना नगर में मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए तो मिंटो रोड में हर साल की तरह इस बार भी पानी भर गया, लेकिन इस पहली बारिश ने यहाँ एक नागरिक की जान ले ली। अब बच गया तो सिर्फ ये कहना और सुनना कि किसने क्या किया और क्या नहीं। सड़क PWD की है, नाला PWD का है, जल बोर्ड की जिम्मेदारी है यहाँ पे इस नाले की सफाई करना, लेकिन PWD और दिल्ली जल बोर्ड सो रहा है। राघव चड्ढा जी कहाँ हैं जो इतने जोर जोर से बोलते हैं? आज स्वास्थ्य मंत्री जो इसके जल बोर्ड के चेयरमैन है वो कहाँ है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। अब ये तस्वीर देखिए जो कमला नगर की है। बारिश की तेज बूंदों की मार दिल्ली की चमचमाती सड़कें सह नहीं पाई और सड़क धंस गई। सड़क पर पानी की वजह से सरिया से भरा टेम्पो पलट गया। कोई सोच नहीं सकता कि दिल्ली की वर्ल्ड क्लास सड़कों का बारिश में ऐसा हाल हो जाएगा, लेकिन हकीकत आपके सामने है। ये जरूर है कि इस बार कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते और हमारी बहुत सारी एजेंसियों का कुछ हिस्सा कोरोना मैनेजमेंट में भी लगा हुआ था, तो उस वजह से कुछ चीजें हो सकता है छूटी हों, लेकिन जहां भी कमी है हम उसको पूरी कर रहे हैं। ये तस्वीर दिल्ली ओखला फेज 1 अंडरपास की है। यहाँ पानी भर जाने से गाड़ियों को आने जाने में सुबह सवेरे ही परेशानी होने लगी। सरिता विहार, नोएडा और आश्रम को दिल्ली से जोड़ने वाला ये पूरा इलाका सैलाब में तब्दील हो गया। कई गाड़ियां अंडरपास में फंस गई। मैं इस वक्त ओखला फेज 1 के अंडरपास में मौजूद हूं और यहाँ की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है। सारा आवागमन रुका हुआ है। इक्का दुक्का जो गालियां हैं इस पूरे इलाके से आ जा रही हैं। दिल्ली में तैयारियों के दावे किए जा रहे थे, चाहे MCD की तरफ से हो या फिर NDMC की तरफ से, लेकिन जो अलग अलग जगहों पर अंडरपास हैं वहां से पानी नहीं निकल रहा है। यही हाल दक्षिण दिल्ली के प्रहलादपुर का भी है, जहां जल जमाव से लोग परेशान हैं। बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए। वो तो रविवार की छुट्टी का दिन था, नहीं तो भयंकर ट्रैफिक समस्या हो जाती। एक बारिश में हुई ऐसी मुसीबत बताती है कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन ये चमचम तभी तक करती है जब तक कुदरत के कोप से इसका सामना नहीं होता।
दिल्ली में जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तस्वीरें आपने देखी। दिल्ली के लोगों को क्या क्या सपने नहीं दिखाए जाते, लंदन पेरिस की तरह चमकाने का, और वास्तविकता यह है कि लोगों को छोड़ दिया जाता है बारिश के पानी में डूबकर मर जाने के लिए। और हर साल ऐसी ही स्थिति बनती है। दिल्ली में भारी बारिश से मिंटो ब्रिज पर पानी भर गया। इसमें डीटीसी की एक बस फंस गई, जिसमें फंसे लोगों को जैसे तैसे बचाया गया। लेकिन अफसोस ये कि उसी पानी में एक टेम्पो ड्राइवर की डूबकर मौत हो गई। ये दिल्ली में ऐतिहासिक मिंटो रोड ब्रिज की तस्वीर है। अंडरपास में इतना पानी भरा है कि एक पूरी बस ही डूब गई। जान बचाने के लिए सवारियों को छत पर चढ़ना पड़ा। इस पानी में एक टेम्पो वाले की डूबकर मौत हो गई। सिर्फ कुछ घंटे की बारिश में मिंटो रोड पुल का ये हाल हो गया। देखिए कैसे मिंटो रोड अंडरपास में एक बस फंसी है। बस वाले ने पानी से भरे अंडरपास से बस को निकालने की जुर्रत की। उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें आपके सामने हैं। राहत की बात यह है कि बस में सवारी कम थी और जो सवार थे वो इतनी तेज तर्रार थे कि जान आफत में आता देख बस पर चढ़ के दोनों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन जान घंटों सांसत में पड़ी रही। इन्हें बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में सीढ़ी का जुगाड़ किया गया। रस्सी और सीढ़ी की मदद से एक एक लोगों को सैलाब से बचाया गया। बस वाले तो बच गए, लेकिन यहाँ के पानी में एक लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दिल्ली में मिंटो रोड पे तेज बारिश के कारण यहाँ बस फंस गई थी, जिसके बाद अब एक लाश भी यहाँ से निकली है। अभी क्या आपने चेक वेक किया कुछ अभी इनको? हाँ चेक क्या करना सर, वो तो डेड बॉडी ऐसी हो गई, अब उसको क्या चेक करना उनको। तो ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे कि जिस तरीके से बस यहाँ पे फंस जाती है, उसके बाद एक बॉडी यहाँ से रिकवर हुई है। सबसे बड़ी बात यही कि क्या कर रहे हैं जो एजेंसी वाले हैं, जो सरकार है, क्यों किसी को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बारिश के पानी में 60 साल के टेम्पो ड्राइवर कुंदन की डूबने से मौत हो गई। कुंदन गाड़ी लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कनॉट प्लेस की तरफ आ रहा था। कुंदन को लगा कि पानी के बीच से उसका टेम्पो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानी से न गाड़ी निकल पाई न कुंदन। सवाल यह है कि कुंदन की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्यों हर साल मिंटो रोड अंडरपास में पानी भर जाता है? क्यों मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार और एमसीडी तैयारी पूरी नहीं कर पाती? सरकार के पास दुख और अफसोस जताने के सिवा कुछ नहीं है। जो डेथ हुई है वो तो बहुत दुखद है और उसकी ना कोई भरपाई हो सकती है ना उसका कोई एक्सक्यूज़ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक पानी भरने की बात है, पानी हर साल बारिश होती है और सारी एजेंसियाँ, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली नगर निगम, फ्लड डिपार्टमेंट, हमारा जल बोर्ड, सारे मिलके पूरा प्लान बनाते हैं, फ्लड प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मिंटो रोड अंडरपास की यह हालत तब है जब पीडब्ल्यूडी का दफ्तर 1 किलोमीटर ही दूर है, एमसीडी का मुख्यालय आधा किलोमीटर दूर है, संसद भी नजदीक है। मिंटो रोड पुल की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के पास है। ऐसे में मिंटो रोड अंडरपास का हाल जाने पहुंचे नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने पूरा ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ दिया, तो कांग्रेस को भी सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। सड़क पीडब्ल्यूडी की है, नाला पीडब्ल्यूडी का है, जल बोर्ड की जिम्मेदारी है यहाँ पे इस नाले की सफाई करना, लेकिन पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड सो रहा है। राघव चड्डा जी कहाँ जो इतने जोर जोर से बोलते हैं? आज स्वास्थ्य मंत्री जो इसके जल बोर्ड के चेयरमैन है वो कहाँ है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का है। आप हाल देख सकते हैं, बसें फंसी हुई हैं, ऑटोज हैं, ट्रक हैं। ये किसके लिए जिम्मेवारी किसकी? इन सरकारों की। केजरीवाल साहब कहते हैं कि मोदी जी से, अमित शाह से बहुत सहयोग मिल रहा है। क्यों आपने सहयोग लिया तो फिर क्यों हालात है ये हालात बताते हैं कि आपकी तैयारियां बिल्कुल नग्न थी, आप छुप के घर बैठे हैं। दिल्ली सरकार पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सफाई देने सामने आए। ट्वीट कर लिखा, इस साल सभी एजेंसियां, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो या एमसीडी की, कोरोना नियंत्रण में लगी हुई थी। कोरोना की वजह से उन्हें कई कठिनाइयां आईं। ये वक्त एक दूसरे पर दोषारोपण का नहीं है, सबको मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी है।
जहां जहां पानी भरेगा हम उसे तुरंत निकालने का प्रयास करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री शायद ये भूल गए कि कोरोना से पहली बार सामना हुआ है, जबकि मिंटो ब्रिज पर हर साल पानी भरता है। ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। सवाल, साल बदल जाते हैं लेकिन मिंटो रोड की किस्मत नहीं बदलती। और मिंटो रोड एक तस्वीर है जो दिल्ली के बदसूरत होते चेहरे को दिखाती है और बताती है कि हुकूमतों की बातें होती हैं और बातों का क्या यकीन करना। निखिल लखवानी और सुशांत मेहरा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली के अलग अलग इलाकों को बारिश ने एक समान कर दिया है। हर जगह पानी ही पानी, हर जगह अंडरपास मौत का वारंट लेकर घूमने लगी और हर जगह सड़कों पर गाड़ियां फंसती हुई दिखाई दी है। साहब, ये जखीरा का अंडरपास है जो पानी भर गया। एक बस ने पार करने की हिमाकत की तो बस जाकर पानी में फंस गई। सवारियों को डूब डूब कर बाहर निकलना पड़ा। वजीरपुर का प्रेम भरी अंडरपास भी लबालब है। यहाँ भी जिसने पास करने की कोशिश की वो फंस गया। कार वाला अब बंद गाड़ी को देख रहा है तो कभी अंडरपास को। एक बाइक सवार तो बस के नीचे आते आते बचा। कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली के दिल की तस्वीर भी बदल दी। सड़कें झील बन गई, गाड़ियां डूब डूब कर चलने लगी। कार तो आधी डूब कर चल रही थी और कार वालों की धड़कनें बढ़ने लगी कि न जाने कब गाड़ी बंद हो जाए। जंतर मंतर का इलाका भी दरिया बन गया। ऐसा लग रहा मानो गाड़ियां तालाब में तैर रही हैं। अब लुटियन दिल्ली का हाल भी देख लीजिए। सड़कें गायब हैं और एक बारिश में यहां पानी ने अचानक कब्जा कर लिया। दिल्ली के सुपर पॉश इलाका गोल्फ लिंक में डिवाइडर तक पानी भर आया। दूर दूर तक कहीं सड़कों का नामो निशान नहीं था। निचले इलाकों का तो और भी बुरा हाल है। पानी घरों की चौखट तक आ गया। लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। ये है देश की राजधानी, जहां 2 घंटे की बारिश पूरी व्यवस्था पर भारी पड़ जाती है। हर बरसात से पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, नालियों की सफाई के डींग हाँके जाते हैं, लेकिन बारिश के बाद दिल्ली की जो बदरंग तस्वीर सामने आती है वो सिस्टम पर ना सिर्फ तमाचा होता है बल्कि एक सबक भी छोड़ जाता है कि कुछ तो कीजिए सरकार। दिल्ली से निखिल लखवानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। बारिश के बाद दिल्ली की बेबसी कैसी है आपने देख लिया। दिल्ली से अब हम आपको लेकर चलते हैं बिहार। उत्तर बिहार का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न है। तमाम नदियां अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर चुकी हैं और सरकार अपनी नाकामियों का। इसका नतीजा यह हुआ है कि हर साल की तरह लोगों की जिंदगी में बाढ़ भरी बेबसी के सिवा कुछ बचा नहीं है। सैलाब में सिमटी त्रासदी का नाम बन गया है बिहार। आज तक की टीम जब पूर्वी चंपारण के इन गांवों में नाव से पहुंची तो बाढ़ की विभीषिका से सामना हुआ। बाढ़ का पानी कब तक उतरेगा पता नहीं। तब तक सांप बिच्छू जैसे जहरीले जानवरों का खतरा है, तो साथ ही पानी जम जाने से बीमारी पनपने का भी डर है। बिहार में बाढ़ एक मौसम की तरह आता है। लोगों को मालूम है जब बारिश ज्यादा शुरू हो जाएगी तो नदियां उफनते हुए उनके घरों को लीलने की कोशिश में आगे बढ़ते रहेंगी। कुछ दिनों के लिए बारिश रुकती है, थोड़ा सा पानी नीचे चला जाता है, लेकिन इसी तरीके से आप अगर ये गांव भी देख लें, घरों तक कई इससे पहले जो हमने घर देखे, जैसे ये देखिए, ये झोपड़ी आपको जलमग्न इस समय आधी नजर आ रही है। जितना सामान हो सकता है उसे समेटकर थोड़ा सा बाहर जाते हैं इस उम्मीद में कि थोड़ी बारिश कम हो, थोड़ा सा पानी कम छोड़ा जाए नदियों में और उसके बाद रहने लायक स्थिति हो जाए। लेकिन हर बार की वही कहानी, इस बार की तस्वीरें ये। बस ऐसे ही जैसे गुजर काटना होता है, 6 हम लोग को 10-11 दिन तो ऐसे ही कटना पड़ता है। और नॉर्मली देखिए तो हम लोग मतलब जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीना तो ऐसे ही कटता है हम लोग का। कोई सरकार के यहाँ से कोई कुछ हम लोग को मिलती नहीं है। बहुत दिक्कत। चूल चौकी बर बिछवना के कोनो साधन नहीं के। बड़ी सांप आवत आटे, इतना मोट के सांप, कीड़ा फतिंगा बहुत आवत आटे। बच्चा सन के लेके हमने के बहुत दिक्कत यहाँ होके। कोरोना से तो ये लोग लड़ ही रहे थे, उस पर से बाढ़ आई तो बीमार होने पर अस्पताल जाने के लिए नाव का ही सहारा है।
पीने का साफ पानी भी मयस्सर नहीं है। फिलहाल में दूध डिलीवरी हुआ है हमारे गांव में। आधी आधी रात को हम लोग छोटे नाव से ले जाकर मतलब उसका डिलीवरी करवाए हैं। कितने महीने से नल जल व्यवस्था वैसे ही ठप है, सिर्फ नाम के लिए नल जल है, लेकिन शुद्ध पानी हम लोग को पीने को नहीं मिलता है। जो भी बाढ़ आता है न यहाँ ब्लॉक से हम लोग को कोई मदद मिलता है, न मुखिया द्वारा कोई मिलता है, कहीं से हम लोग कोई साधन नहीं मिलता है। छोटी सी उम्मीद है, छोटी सी ख्वाहिश है कि जिंदगी कम से कम सामान्य तो चल पाए। ये मांगना कुछ ज्यादा तो नहीं है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में हालात अगर हर साल यही रहेंगे तो फिर सरकारें आखिर हैं ही क्यों? गंडक गोपालगंज में तबाही ले आई। जब पक्के मकान डूब गए तो झोपड़ियों की क्या औकात। जिंदगी पानी के रहमो करम पर गुजर रही है। सदर और मांझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में लोग पीने के पानी और दवा को तरस रहे हैं। जब हमारे संवाददाता बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे तो एक महिला ने रो रो कर अपना दर्द बयां किया। साधन नहीं किया निकाल नदी का पानी गरम अपने तो बुखार हो गया, देह में हो गया है हमारा, और बाल बच्चे सब डूबा पड़ा, खाए कर तकलीफ होने का। बाढ़ आया तो खगड़िया के किसानों की मेहनत पानी में बह गया। खून पसीने की कमाई आंखों के सामने डूबने लगी। धान और मूंग की फसल जलमग्न हो गई। कोसी ने सब कुछ चौपट कर दिया। जहाँ पानी वो काफी तेजी से प्रवेश कर गया और धान वगैरह का फसल चौपट हो गई है। मकई का जो 25% 30% खेत में लगा हुआ था वह भी बर्बाद होने के कगार पर है। सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाली तिलयुगा नदी भी आंखें दिखाने लगी। सड़क पानी में बह गया। सैलाब से बिहार के 8 जिलों में फिलहाल तबाही मची है। दरभंगा, खगड़िया, सीतामढ़ी, मुंगेर, छपरा, मधुबनी, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर में सब कुछ डूबा डूबा है। बाढ़ के पानी से दरभंगा का कुशेश्वर स्थान का इलाका समंदर बन गया। नेपाल में भारी बारिश की वजह से दरभंगा में बागमती नदी उफान पर है। वहीं कमला बलान नदी भी कम रौद्र रूप में नहीं है। मॉनसून आते ही बिहार की नदियां अपनी सीमाएं भूल जाती हैं, क्योंकि इनको सीमा में रखने के लिए प्रशासन का इंतजाम कभी होता ही नहीं है। इसी मुजफ्फरपुर की एक तस्वीर ये भी देख लीजिए। बाढ़ के इस पानी की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथों में इस तरीके से राइफल को लेके, जूते चप्पल जो पहनते हैं और पानी पीने का जो सामान होता है उसको लेके इस तरीके से निकलना पड़ रहा है ड्यूटी के लिए। सबके बाद सवाल यही है कि आखिर बिहार को कुदरत के इस खतरे से कब छुटकारा मिलेगा। पूर्वी चंपारण में श्वेता सिंह के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर, आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो असम में बाढ़ की सबसे भयानक तस्वीर दिखाएंगे। इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। अब आपको लेकर चलते हैं असम, जहां की लाइफलाइन ब्रह्मपुत्र नदी बारिश के मौसम में प्रलयंकारी हो जाती है। इस साल भी ब्रह्मपुत्र नदी समंदर का रूप ले चुकी है और असम के 25 जिले पानी पानी हो चुके हैं। गांव के गांव जलमग्न हैं। गांव की गलियों से लेकर सड़कें तक सब डूबी हुई हैं। जिन राहों पर गाड़ियां चला करती थीं, अब वहां पर नाव चल रही है। आइए देखते हैं असम के बाढ़ग्रस्त इलाके से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट। बाढ़ ने तो असम को तबाह कर डाला। ऐसी तबाही कि लोग त्राही त्राही करने लगे हैं। असम में बाढ़ ने ऐसी विनाश लीला दिखाई है कि इंसान तो इंसान, बेजुबान जानवरों को भी जान के लाले पड़ गए। जीवनदायिनी ब्रह्मपुत्र की लहरें अब प्राण घातिनी हो चली हैं। गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दूर कामरूप जिले में बाढ़ की जरा ये विभीषिका देखिए। आज तक पहुंचा है बाढ़ प्रभावित असम में, जहां लगभग 27 लाख लोग
बाढ़ की चपेट में है। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों का जैसे ही स्तर बढ़ा, आसपास कई सारे गांव जो हैं असम के 25 जिलों में जलमग्न हो गए हैं। मैं जिस नाव पर खड़ा हूं ये कोई तालाब नहीं है, नाव चलने का इलाका नहीं है। ये गुवाहाटी से महज 25 किलोमीटर दूर राजाबारी का इलाका है कामरूप जिले में, और जितने गांव यहाँ पर ईंट के भट्टे थे ये सारे जलमग्न हैं। ये जो पानी का आपको सैलाब दिख रहा है, ये तस्वीर तब है जब पानी का जलस्तर पिछले 24 घंटे में कुछ घटा है। आपको ये भी बताऊं कि दरअसल ये खेती का इलाका है। यहाँ पर कुछ दिनों पहले तक खेत थे जहाँ पर किसान अपनी आजीविका कमाते थे, मेहनत करते थे, लेकिन जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, बारिश हुई, सारे पानी ने इस पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया है। ये असम के कामरूप जिले का राजाबारी गांव है। जहां तक नजर डालिए पानी ही पानी है। सैलाब में डूबे गांव को देखकर आपको शायद ही यकीन हो कि पानी के भीतर किसानों की लहलहाती फसलें भी हो सकती हैं। गांव के भीतर जाने वाले हर रास्ते पर पानी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। लोगों की जिंदगी अब नावों पर आ गई है। सरकार की मदद तो पहुंच रही है, लेकिन मुश्किलें इतनी हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं है। थोड़ा राहत मिला है, पानी बहुत ज्यादा कम हुआ है, लेकिन इसका बाद अगर और पानी बढ़े, आज तो पानी कमती नहीं हो रहा है, थोड़ा रुका हुआ है। अगर इसका बाद और ज्यादा आएगा तो और पानी आएगा तो और मुश्किल बढ़ जाएगा। आदमी यहाँ खाने का पानी के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ है। गांव के भीतर तमाम घर जलमग्न हो चुके हैं। जरूरत का सामान लाने ले जाने के लिए बस नाव का ही सहारा है। कुदरत की मार असम पर ऐसी पड़ी है कि कई जगहों पर पानी का स्तर इतना है कि सड़कें अब जलमग्न हो गई हैं। इस गांव में ये देखिए, जो तमाम आसपास के लोग हैं, इन्हें जहां कुछ इलाके तो सड़कों से लगे हुए हैं, जहां पर अभी भी स्थिति उतनी बदतर नहीं है, लेकिन इस गांव से लेके ठीक दूसरी तरफ जो उधर के गांव है, जो मैं कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उस तरफ के अगर गांव पे जाना हो तो अब सड़कें नहीं हैं। और ये जो खेती का इलाका है जहां से चल के जा सकते थे, अब वहां नावों का सफर तय करना पड़ता। और इसीलिए जो परिवार अपने बच्चों के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें अब जहां पर वो कभी पैदल चल सकते थे, अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ये असम में बाढ़ग्रस्त असम की तस्वीर है। गांव में इस कदर पानी भरा है कि लोगों की जिंदगी नाव पर आ गई है। कुछ भी सामान लेने जाना हो तो नाव से ही निकलते हैं। हम लोग का रास्ता नहीं है ना, घर में पूरा इतना जल हो गया, कैसे रहेगा अभी? तो कैसे लेके जाते हैं बच्चों को? नौका से चलता है, हम लोग चला अपने नौका से करता है। खाने पीने के लिए आपके पास कुछ? थोड़ा खेती किया तो तल गया सब। थोड़ा अभी एक तो कोरोना का भी डर है, महामारी, और बारिश में पानी जो उतरेगा चढ़ेगा तो फिर बीमारी, तो डर नहीं लग रहा आप लोगों को? डर लग रहा है तो अब तो बहुत डर लग रहा है, इसलिए क्या करेगा, हम लोग को चलना ही पड़ेगा, कुछ रास्ता ही नहीं है। मदद पहुंची कुछ आपके पास? राशन पानी कुछ आया है? आया है, एक बार आया है। राशन पानी आया है? हाँ, थोड़ा सा आया है। गांव का बच्चा हो, बूढ़ा हो या फिर जवान, गांव में आने जाने के दो ही विकल्प हैं, या तो नाव से जाएं या फिर कमर भर पानी में उतरकर चलें। देखिए, जिस गांव में हम राजाबारी में, ये गांव का ही रास्ता है, और ये मैं जिस पे चल रहा हूं ये एक पक्की सड़क है, लेकिन इस पर भी पानी है। पानी का स्तर जब कम हुआ है तब मेरे घुटनों तक पानी पहुंच रहा है। अब इस घर से लेकर के इस गांव का जो एक हिस्सा है, वहां से आसपास के लोगों को अगर जरूरत का सामान खरीदना है, ये एक छोटी सी दुकान है, और यहाँ तक पहुंचने के लिए अभी अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें नाव से ले जाया जाता है। और ये देखिए आगे पानी गहरा हो रहा है, और तब वो दुकान तक पहुंच सकते हैं ताकि रोजमर्रा की उनकी जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीद सकें, घर गृहस्थी चलती रहे। असम में जिंदगी मुश्किल है, बेहद मुश्किल है। असम में इस भीषण बाढ़ के लिए जिम्मेदार है वो ब्रह्मपुत्र नदी, जो इस राज्य के लिए लाइफलाइन मानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये ऐसी उफनाई है कि अब ये नदी कम, समंदर ज्यादा नजर आ रही है। ये पवित्र ब्रह्मपुत्र नदी का पानी है। यूं तो ये असम की लाइफलाइन है, लेकिन 3 से 4 महीना वो तस्वीर भी होती है जब इस ब्रह्मपुत्र का स्तर आसपास के तमाम सारे गांव 20 से 25 जिलों को अपनी चपेट में ले लेता है। चीन से आने वाला पानी सारे तटबंध, सारे किनारों को तोड़ देता है। नदी अपने उफान पर है और किसी समंदर जैसी नजर आती है। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ की वजह से हजारों लोगों के आशियाने डूब गए,
घर बार छोड़कर लोग जान बचाने के लिए तटबंधों पर आ गए हैं, प्लास्टिक और बांस की झोपड़ी में आ गए हैं। असम में भयानक बाढ़ ने लोगों की जिंदगी आफत में डाल दी है। बाढ़ की वजह से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र में पानी तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी से जूझता हुआ असम और दूसरी तरफ ये कुदरती आपदा लोगों के लिए दोहरी मार लेकर आई है। महामारी से बचें तो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और हजारों लाखों विस्थापित लोगों के सामने अब इस बाढ़ के बाद दूसरी महामारियों का भी खतरा है। राज्य सरकार अपनी ओर से मदद की हर कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल मदद नाकाफी है। जहां तहां लोग शरण ले रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी है कि अभी असम को और ज्यादा मदद की जरूरत है। कामरूप जिलों में राजाबारी गांव से असम में संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। असम में बाढ़ की विभीषिका में इंसान और जानवर दोनों परेशान हैं। इंसानों के घर बार डूबे हैं और हजारों लोग राहत शिविरों में हैं। तो वहीं काजीरंगा नेशनल पार्क का 90% हिस्सा पानी में डूब चुका है। बड़ी तादाद में गैंडे, हाथी और ऊंचे ऊंचे इलाकों पर तमाम जानवर पहुंच रहे हैं। हाथियों का झुंड हाईवे पर पहुंचा तो एक विशालकाय गैंडे ने हाईवे पर ही हंगामा मचा दिया। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने प्रलयंकारी रूप ले लिया है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ का पानी जिंदगी के लिए आफत बना हुआ है। हाल बद से बदतर हो रहे हैं। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 27,30,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,633 गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके चलते 1,14,000 हेक्टेयर खेत पानी में डूब चुके हैं। असम में 47,000 से ज्यादा लोग 287 रिलीफ कैंप में जीवन गुजारने पर मजबूर हैं। असम में इस साल की बाढ़ में 202 तटबंध और 167 ब्रिज को नुकसान पहुंचा है। असम के 25 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। जिन जिलों में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वो हैं धेमाजी, लखीमपुर, नलबाड़ी, बारपेटा, बोंगाई गांव, कोकराझार, धुबरी, गोपालपारा, कामरूप, मोरी गांव, नागांव, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया। काजीरंगा नेशनल पार्क से निकलकर गजराज अपने परिवार के साथ नेशनल हाईवे नंबर 37 पर आ गए हैं, क्योंकि गजराज के परिवार के पास बाढ़ की विभीषिका में बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और यहाँ देखिए, गैंडों के लिए मशहूर काजीरंगा पार्क से निकलकर एक गैंडा भी हाईवे पर आ गया और सुस्ताने लगा। वन कर्मियों ने गैंडे को जंगल में वापस भेजने के लिए कड़ी मशक्कत की तो गैंडा गांव की बस्ती में भाग गया, जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल काजीरंगा पार्क में बाढ़ का पानी भर गया है। पार्क का करीब 90% हिस्सा डूब चुका है। यही वजह है कि पार्क के तमाम जानवर जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों का रुख कर रहे हैं। बाढ़ के पानी में डूबने से अब तक 10 गैंडों की मौत हो चुकी है। काजीरंगा पार्क में अब तक 108 जानवरों की मौत हो चुकी है, जबकि 136 को बचा लिया गया है। बचाए गए जानवरों में गैंडे के 2 बच्चे, 4 बाघ और 103 हॉग हिरन शामिल हैं। असम में बाढ़ ने लोगों के घर बार छीन लिए। जहां सड़कें होती थी वहां नाव चल रही है। ये तस्वीर धुबरी जिले की है। जरा इस बच्चे की इस छोटी सी नाव को देखिए। जी हाँ, ये नाव नहीं बल्कि थर्मोकोल का एक छोटा सा डिब्बा है, यानी बेहद खतरनाक जुगाड़ वाली नाव। धुबरी जिले में 100 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं। लोग इसी तरह जान पर खेलकर
राहत सामग्री लेने पहुंच रहे हैं। राहत सामग्री के लिए यहाँ के लोग जहाँ वहाँ भटक रहे हैं। असम के बंगाई गांव में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 10 गांव तो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। हजारों लोगों का आशियाना उजड़ गया है। मोरी गांव में पिछले 10-12 दिनों से हजारों लोगों के घर पानी में डूबे पड़े हैं। बाढ़ पीड़ितों को अस्थायी शिविरों में रखा गया है। कामरूप जिले में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। लोग सरकारी स्कूलों और रास्तों पर पनाह लिए हुए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ही है जो यहाँ के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन हर साल बरसात में ब्रह्मपुत्र की लहरें प्रलयंकारी हो जाती हैं। हर साल ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी ही तबाही मचाती है। आशुतोष मिश्रा और हेमंता नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। बारिश ऐसा लग रहा है सब कुछ निगल जाने के लिए बेकरार है, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन की बदइंतजामी की भी पोल खुल रही है। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन झरना गिरा रे बरेली के अस्पताल में क्या है इसके पीछे की कहानी दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। बरेली के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में तो गजब हो गया। इस अस्पताल को प्रशासन ने कोविड सेंटर बना रखा है। बारिश हुई तो कोविड वार्ड में एक पाइप फट गया। इसके बाद तो वार्ड में झरना ही फूट पड़ा। इस वाकये का वीडियो जमकर वायरल होने लगा। विपक्ष ने वीडियो के बहाने सरकार पर खूब तंज कसा है। बरेली के मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों के लिए आया है आसमानी सैनिटाइजर। जी हां, आसमानी सैनिटाइजर। देख लीजिए, बरेली के मेडिकल कॉलेज में नया आविष्कार। छत से पानी का झरना फूट पड़ा है। नीचे कोरोना संक्रमित मरीजों के बेड लगे हैं और आसमान से पानी की लहरें नीचे गिर रही हैं। पूरा वार्ड पानी पानी हो रहा है। देखकर लोग भ्रम में पड़ जाएं कि ये कौन सा करिश्मा है। अस्पताल के कोविड वार्ड में पानी की ये धार कहां से आ रही है? क्या अस्पताल वालों ने वार्ड को सैनिटाइज करने का कोई नया तरीका इजाद किया है? कोविड हॉस्पिटल में मूसलाधार पानी गिरने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। राजनीतिक दल जमकर चुटकी ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वीडियो ट्वीट किया और चुटकी लेते हुए लिखा, ये है उत्तर प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटर का हाल। पानी नहीं पर झरना बह रहा लगातार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस मौके पर कैसे चूक दी। उन्होंने ट्वीट करके इस वीडियो के कैप्शन में लिखा, मरीज परेशान हैं, स्वास्थ्यकर्मी परेशान हैं, लेकिन सरकार के मुखिया सदी का सबसे कमजोर वायरस जैसे बचकाना बयान देकर जवाबदेही से मुंह फेरे हुए हैं। बरेली कोविड अस्पताल का हाल देखिए। कोविड वार्ड में झरना फूट पड़ा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल बरेली के राष्ट्रीय हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज को जिला प्रशासन ने कोविड सेंटर बना रखा है। बारिश के दौरान रेन वाटर पाइप फट गया। देखते ही देखते अस्पताल का वार्ड तालाब में तब्दील हो गया। काफी देर तक ये पानी यूं ही बहता रहा। इसका वीडियो बनाकर किसी ने वायरल कर दिया। तो ये पता चला कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण वहाँ पे एक प्लम्बिंग फेलियर हो गया था, जिसके कारण ये एकदम से रेन वाटर गिरने लगा बरसात के समय। तत्काल जो है वहाँ से जितने भी रोगी भर्ती थे उनको हटाया गया और रिपेयर कल ही इसको करा के ठीक कर दिया गया। अभी स्थिति कंट्रोल है। एक रेन वाटर के पाइप ने इस अस्पताल प्रशासन की सारी लापरवाहियों को उजागर कर दिया। अब रेन वाटर पाइप की तो मरम्मत हो गई, लेकिन उसको लेकर अस्पताल से लेकर सरकार तक की जो फजीयत हुई है उसका कोई हिसाब नहीं है। कृष्ण गोपाल, बरेली, आज तक। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से अब ये जल आपदा। ये दोनों खत्म कब होंगे, अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।